नमस्कार। आज मैं हिलमैक्स हॉस्पिटल में हूं, जैसा कि आपने देखा, और मैं बैठा हूं डॉक्टर एन सत्यम जी के साथ। अब हिलमैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और बहुत स्थानों पे प्रैक्टिस करते हुए अभी उनका अपना एक हॉस्पिटल है हिलमैक्स। आइए बात करते हैं कि पूरे दौर में, कोरोना के दौर में और कोरोना के बाद जो स्थितियां बदली हुई स्थितियों में कैसे हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं। सत्यम जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना के कारण, तो अचानक जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो क्या स्थिति हुई थी? क्या आपने मरीजों को देखना बंद कर दिया या कोई परिवर्तन किया? जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं, हमारे देश में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में ये कोरोना नाम की कोविड-19 जो बीमारी आई हुई है, उससे सारा विश्व परेशान है, त्रस्त है। कुछ इसका निदान नहीं निकल पा रहा है। कितने लोग हम लोगों का साथ छोड़ के जा चुके हैं, स्पेशली कुछ डॉक्टर्स। ये एक ऐसा संक्रमण है जो एक इंसान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में चला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय या हमारे सिस्टम्स के जितने लोग हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इस संक्रमण को नहीं बढ़ने दें। फिर भी ये संक्रमण एक ऐसा रूप ले लिया है जिसके बारे में कुछ रोज़ नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है कि ये वायरस है, कुछ का कहना था बीच में कि बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन मिला जुला के निष्कर्ष यही निकला कि ये वायरस है जो शायद चाइना से इसकी शुरुआत हुई और आज हमारे देश में, पूरे विश्व में कई लोगों को अपने आगोश में ले लिया है। तो अभी तक आज के डेट में इसका कोई संपूर्ण निदान नहीं निकला है। जी हाँ। हम लोगों को आज भी इससे बचने की आवश्यकता है और बचने का एकमात्र उपाय जो अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है, एक ये मास्क है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहना है। तो जैसा आपने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या स्थिति हुई थी, जब हमारे देश में अचानक लॉकडाउन आया था तो सारे लोग परेशान हुए। एज अ डॉक्टर्स हम लोग भी परेशान हुए। कुछ लोगों को लगा कि अब हमारा इलाज कैसे होगा। तो शायद आपको पता ना हो कि मैंने एक दिन भी अपने नर्सिंग होम को बंद नहीं रखा मरीजों के इलाज के लिए। अच्छा। जो पेशेंट्स आ रहे थे उनका इलाज कर रहा था, लेकिन मरीजों की संख्या स्वतः घटती चली जा रही थी, क्योंकि उन दिनों तो लोगों को रोड सड़क पे आने की अनुमति थी नहीं। लॉकडाउन के कारण जो भी लोग आते थे, हमने कभी उनको निराश नहीं किया। हमारे जो फिजिशियंस होते थे, जो सर्जन होते थे, उनका इलाज करते थे। मैंने भी अपने विभाग के मरीजों का इलाज किया, लेकिन मरीजों की संख्या कम थी। लेकिन आखिर कितने दिन तक लोग बीमार पड़ते चले गए। एज अ डॉक्टर्स हम लोग उनका इलाज करते चले गए। आज के डेट में जब लॉकडाउन अनलॉक के फेज में चला गया है, तो भी मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों से, मरीजों से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो ज़्यादा हमारे करीब ना आए, क्योंकि किस मरीज को कोरोना है ये कहा नहीं जा सकता है। जी। पेशेंट्स आ रहे हैं, उनसे सारा हम लोगों ने पहले से ही बाहर में सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क लगवाने की व्यवस्था, हमारे स्टाफ्स गेट पे सारा चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर माप लेते हैं और हिस्ट्री ले लेते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको खांसी हो रही है, सर्दी है, बुखार है, तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि काइंडली एक बार आप कोरोना जांच करवा लें। आप सदर अस्पताल चले जाएं, सदर अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, उसके लिए कोरोना जांच की व्यवस्था है। और अगर आपका कोरोना पॉजिटिव होता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये महामारी आपको जानलेवा आपके लिए सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अभी देखा गया है कि झारखंड में 10 में से 9 मरीज ठीक हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जांच जरूर कराएं और जांच करा के आप निश्चिंत हो जाएं। एक व्यवस्था आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा की गई है कि आपको ले जा करके एक सेफ जगह पे रखा जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर में। आप वहाँ 14 दिन रहेंगे, सरकार खाने पीने की व्यवस्था करेगी, आपके इलाज की व्यवस्था करेगी और आप वहाँ से पूर्णतः ठीक होकर निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। और फिर आप अपने परिजनों के साथ रहें। अगर नहीं आप जांच करवाते हैं, आप कोरोना से ग्रसित हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्ग माता पिता को भी आप कोरोना से ग्रसित करवा देंगे।
तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, खासकर देवघर वासियों से, कि आपको अगर खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो इमीडिएटली अभी कोरोना जांच करने की बहुत सारी व्यवस्था हो गई है। कई पीएचसी सेंटर्स में, सदर हॉस्पिटल्स में, कई एक प्राइवेट लैब्स हैं जो जांच करते हैं, आप वहां जाके जांच करवाएं। और अगर नहीं है, नेगेटिव है आपका, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोरोना जांच में जो सबसे उपयुक्त जांच अभी है, दैट इज नोन एज RT-PCR। आप क्या करें, RT-PCR करें। अगर RT-PCR आपका पॉजिटिव आता है तो काइंडली आप जो आपका जांच कर रहे हैं उनसे कहें कि काइंडली मेरा CT वैल्यू बताएं। CT वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये 24 से ऊपर हो, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप दूसरों में संक्रमण पैदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका CT वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू 24 से नीचे आता है, 15, 17, 18, 20 आता है, तो आप लोगों में संक्रमण फैलाने के लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं। तो इस स्थिति में आपको आइसोलेट रहना होगा। अगर आप वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके यहाँ अगर बड़ा सा घर है, आप उसी घर के कोने में रहें जहाँ और लोग नहीं जा पाएँ, और सुरक्षित रहना है, डॉक्टर के सलाह में रहना है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हमारी आपसे यही काम है। आप तो चैम्बर में बैठ रहे थे, फिर बाद में धीरे धीरे और संख्या बढ़ती गई। अपना हॉस्पिटल खोलने का क्या बने, क्यों आपने खोला? उसकी आवश्यकता महसूस हुई कि कोई सपना? हाँ, जब मैंने पढ़ाई फिजियोथेरेपी की थी, उसमें जब मैं देवघर आया तो एक छोटा सा 6x6 का कमरा मुझे मिला टावर चौक पर सिंघानिया मेडिकल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंघानिया जी का, उन्होंने मुझे जगह दिया और वहीं से धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे। उसके बाद मुझे लगा कि फिजियोथेरेपी का इलाज करने के लिए मुझे कुछ स्पेस की आवश्यकता होगी। ये मेरे जहन में था कि मेरे कुछ पुश्तैनी ज़मीन पड़ी हुई है, क्यों ना धीरे धीरे वहाँ पे कुछ बड़ा सा करके करने का प्लान किया जाए। फिर मैं आया इस एरिया में, देखा, लोगों से बात की। मेरे एक मित्र हैं उदित जी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सर चालू किया जाए। उन्होंने मिल के हम लोगों ने इसको चालू किया और धीरे 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 मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, पैसा के लिए भी अच्छा है और मरीजों को ठीक करने के लिए भी एक उत्तम रास्ता है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई और आज सब कुछ आपकी दुआ से अच्छा चल रहा है। बाकी जो डॉक्टरों को यहाँ बुलाने में आपको आसानी हुई उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया तैयार हो जाता है और जब सारा सिस्टम्स आ जाता है तो हमारे शहर के डॉक्टर्स भी इतने अच्छे हैं कि वो चाहते हैं कि लोगों का इलाज ढंग से कर सकें। तो जब मेरा रिलेशन इतना बढ़िया उन लोगों से शुरू से रहा है, मैंने जिन भी डॉक्टर्स को कभी कॉल किया उन्होंने कभी ना नहीं किया, और वो आए, सर्जरी किया, इलाज किया और इस तरह सिस्टम चल रहा है सर। डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है, सो ट्रस्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से लोग घबराते भी है, तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आता है। बात ऐसी है तो उसको कैसे आपने? एक्चुअली ट्रस्ट सिर्फ इलाज के लिए ख़त्म नहीं हो जाता है। बात वहाँ शुरुआत होती है जहाँ पैसे की बात शुरू हो जाती है। एज अ डॉक्टर का काम मरीजों का सेवा करना, मरीजों का इलाज करके ठीक करना। लेकिन मरीज को ठीक करने के क्रम में इतनी सारी जांच की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप आज के दिन में प्रॉपर जांच नहीं करवा पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाएंगे, तो मरीज की खास बीमारियों के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। इस क्रम में मरीजों को लगता है कि डॉक्टर साहब ने बेवजह मेरा इतना जांच करवा दिया, बाद में इतना जांच कराने के बाद सिर्फ 2 टैबलेट दी और मैं ठीक हो गया। तो पहले ही 2 टैबलेट देते तो मैं ठीक हो जाते। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि डॉक्टर ने कितना अपने दिमाग का सूझबूझ लगा के आपको इन्वेस्टिगेशन करवाया, तब जाके आप वो डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपको सिर्फ यही 2 टैबलेट की आवश्यकता है, आप इससे ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के थोड़ा सा मरीजों के मन में मनमुटाव होता है, और बाकी कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता है कि मेरे हाथ से मरीज का इलाज खराब हो या मरीज की मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए। ये कोई डॉक्टर नहीं चाहेंगे। और अगर ऐसी होती है तो ये कहीं से नेग्लिजेंसी नहीं, एक दुर्घटना है, या कहा जाए कि उस मरीज का मर्ज ही ऐसा था जो देवघर के लेवल पे या कहीं भी जाए, ऐसा नहीं है कि एम्स में लोग नहीं मरते हैं या भिलोर जाकर के लोग नहीं मरते हैं। तो विश्वास तो मरीज को डॉक्टर पे करना होगा, और डॉक्टर को भी चाहिए कि मरीजों को थोड़ी सी सुविधा देनी है, उनके पॉकेट के हिसाब से उनका इलाज करना है, तभी एक बढ़िया रिश्ता दोनों के बीच में बन पाएगा और संबंध बढ़िया रहेगा और ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरती रहेगी। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल जो आपका ड्रीम है, इसको कई हिस्से में आपने
कई स्लैब में इसे डेवलपमेंट सोचा होगा। तो अभी और क्या सुधार है? इसमें ऐसा था कि पहले तो फिजियोथेरेपी का हम लोगों ने सोचा था, फिर धीरे धीरे फिजिशियंस आने लगे, सर्जन्स आने लगे, ऑपरेशन थिएटर मैंने तैयार किया, एक्सरे तैयार किया, XDO का निर्माण किया, डेंटल यूनिट तैयार किया, यहाँ डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर मनीष आते हैं, बढ़िया सा सेटअप है। और आने वाले दिनों में डायलिसिस वगैरह की व्यवस्था है करने की, सोच रहा हूँ। अब देवघर वासियों को अच्छा सेवा देने का प्रयास करूँ। एक डॉक्टर का डायग्नोसिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक मैंने व्यवहार भी होता है पेशेंट का। बिल्कुल। एक हंसते हुए, अब बहुत लोग बहुत सीरियस होते हैं, तो आपको क्या लगता है एक कैसा व्यवहार होना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल सही है कि डॉक्टर को कभी भी मरीजों पर खींचना नहीं चाहिए, और मरीज तभी खुश होंगे आपसे जब आप उनको अपने चैम्बर से मुस्कुरा के विदा करेंगे। भले ही मरीज का मर्ज बहुत बड़ा हो, लेकिन एक बार उनके कंधे पे हाथ रख के अगर आप कह देते हैं कि बेटा जाओ तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मरीज बहुत खुशी खुशी इस उम्मीद से जाता है अरे मुझे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और साइकोलॉजी इतनी बड़ी चीज़ है मरीज को ठीक करने के लिए कि मरीज अगर खुश है आपसे तो वो आपके पास बार बार आना चाहेगा, वो ट्रस्ट करके आपके पास आएगा और वो आपके यहाँ से ठीक होकर जाएगा। इसलिए डॉक्टर को भी चाहिए कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार हो, और मरीज भी डॉक्टर से खींच के बात नहीं करें, गुस्सा के बात नहीं करें, और दोनों के बीच में एक परस्पर अच्छा संबंध रहे, तो मैं समझता हूँ कि दोनों के हित में बेहतर है। एक डॉक्टर पेशा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क होता है, लेकिन अलग से भी सोशल वर्क बहुत सारे डॉक्टर कर रहे हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। आपके मन में कोई ऐसा विचार है कि? बिल्कुल बिल्कुल, बीच में हम लोग कैंप करते रहते हैं, जाके गरीब लोगों का इलाज करते हैं दूर दराज गाँव में। कभी कभी कुछ जाड़े के दिनों में कंबल बटवा देते हैं, कभी कहीं गांव में गए पुराने वस्त्र रहे, कुछ नए वस्त्र रहे, वो हम लोग भिजवा देते हैं। तो मिला जुला के है कि कोशिश तो हम लोग करते हैं कि समाज सेवा करते रहें, समय यहाँ से कुछ अगर मिलता है तो कोशिश जरूर करते हैं। और ऐसे राजनीति वगैरह में जाने की इतनी इच्छा होती नहीं है कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे राजनेता हैं कि वो लोग देश को चला रहे हैं, हम लोग बस मरीजों का इलाज करते रहें, आपके आशीर्वाद से वही काफ़ी है। आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं अपने जो आपके साथ काम करते हैं? जब आपके 10 बच्चे होते हैं तो उसमें तो कोई शरारती होता है, कोई नादान होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, तो आपको सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है। तो जब कभी लोग गलती करते हैं तो प्यार से डांटता भी हूँ, फिर समझाता हूँ बुला के अकेले में कि ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी थी, और अगर तुमसे गलती हो गई कोशिश करो कि अगली बार ना हो। तो बस यही कहेंगे कि सारे बच्चों को, सारे स्टाफ्स को एक साथ लेके चलना ही हम लोगों का लक्ष्य रहता है। कोई किसी से नाखुश न रहें, कोई स्टाफ किसी के साथ मनमुटाव न करें, उसको देखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और ये भी देखना है कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं आर्थिक रूप से भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता दूँ, पूरा लॉकडाउन के दौरान हमारे सारे स्टाफ हमारे यहाँ काम करने के लिए आते रहे, और सारे स्टाफ के लिए व्यवस्था मैं करने की कोशिश करता रहा। किसी भी स्टाफ का 1 रुपया मैंने नहीं काटा, सारे स्टाफ मेरे सामने खड़े हैं, मैंने सबों को समय पर सैलरी दिया। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि अगर इन लोगों को नहीं दिया जाएगा तो आखिर इन लोग भोजन अपना कैसे ग्रहण करेंगे, अपने परिवार के साथ कैसे रह पाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा सिस्टम चलाने वालों को सोचना चाहिए, और बस यही है। आखिर सवाल, एम्स यहाँ आ रहा है, एम्स के आने के बाद यहाँ का जो स्वास्थ्य की सेवा सुविधाएं होती हैं, उस सुविधा में कितना फर्क पड़ेगा, कितना इजाफा होगा? एम्स आ जाए तो देवघर के लिए वरदान। एम्स जैसे ही खुल जाता है हम लोगों को ये सुविधा होगी, जैसे ही कोई इमरजेंसी मरीज आए जिसको हम लोग इलाज के लिए बाहर भेजते हैं, तुरंत हम लोग एम्स रेफर कर देंगे। और यही नहीं, हमारे शहर में मरीजों की तादाद बढ़ेगी एम्स के आने से। कई जगह के पेरिफेरी के लोग यहाँ पहुँचेंगे, गोड्डा से मरीज आएंगे, दुर्गा से मरीज आएंगे, और इस तरह हमारे शहर का विकास होगा, हमारे यहाँ के मरीजों का बढ़िया इलाज हो पाएगा, और ये हमारे देवघर शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवा रहा था हिलमैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर एन सत्यम से। दोस्तों, फिर आपको एक नए मेहमान के साथ, एक नए अतिथि के साथ आपको मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।